नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह भाग 1 के पाठ स्पीति की बारिश में पढ़ेंगे और यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है जो कृष्णनाथ जी द्वारा रचित है। तो पाठ के सार को अच्छे से समझने के लिए मैं यही कहूँगी, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए अब हम पाठ के सार की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है स्पीति में बारिश। अब जैसे जैसे आप पाठ में आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा कि इस पाठ में स्पीति में बारिश की बात क्यों की जा रही है। और जो स्पीति है वो एक जगह का नाम है और उसके दौरान जो यात्रा वृत्तांत है, जो कृष्ण नाथ जी ने जो अपनी यात्रा की है, उसके दौरान इस पाठ को उन्होंने लिखा है। और बारिश भी हम आगे पढ़ेंगे कि इस पाठ का नाम इसके आधार पर क्यों पड़ा है। तो यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है और स्पीति हिमालय के मध्य में स्थित है, यानी जो हिमालय की चोटियाँ हैं, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, वहाँ के उसके मध्य में ये स्थित है। तो ऑब्वियस है, हिमालय इतना ठंडा बर्फीला क्षेत्र है, तो स्पीति उसके बिल्कुल सेंटर में है, तो वो तो और भी ज़्यादा बर्फीला क्षेत्र होगा। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। और ये जो स्पीति है, ये अपनी भौगोलिक यानी अपनी बनावट, संरचना और जो वहाँ की प्राकृतिक विशेषताएं हैं, जिस चीज़ के लिए, जिस नेचर के लिए कोई जगह जानी जाती है, जैसे कोई जंगल है वो शेर के लिए जाना जाता है, कोई और चीज़ है वो किसी और चीज़ के लिए जानी जाती है, तो उसी तरह ही स्पीति भी अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण जो अन्य पर्वतीय स्थल हैं, जो और भी हिल स्टेशंस हैं, उनसे बिल्कुल अलग है। लेखक ने यहाँ की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु व भूगोल का वर्णन अपने इस पाठ में किया है। ये एक दूसरे से संबंधित हैं और यहाँ पे बात की जा रही है कि ये जो चीज़ें हैं, जो जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु और जो यहाँ का बनावट है, ये सब एक दूसरे से मिली हुई है, जुड़ी हुई है। इनके बिना अगर एक भी चीज़ नहीं है तो ये अधूरा होगा। उन्होंने दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों की कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया है। दुर्गम स्पीति देखो, एक हिमालय पर पहुंचना ही इतना मुश्किल है और उसके सेंटर में स्पीति पड़ता है, तो एक दुर्गम यानी बहुत ही कठिन रास्ता है। और ऐसे क्षेत्र में जाने वाले जो लोग हैं और जो ऑलरेडी वहाँ रहते हैं, उनकी जो भी जीवन शैली है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। जैसे कि आप किसी हिल स्टेशन जाते हो या वैष्णो देवी जाते हो, तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ के लोगों का जीवन बड़ा मुश्किल और कठिन भरा होता है। आजकल तो बहुत सी चीज़ें हो गई है, पहले के टाइम तो गाड़ियाँ वगैरह भी नहीं होती थी, तो घोड़े, गधे, खच्चर, इनके थ्रू जो है सामान ऊपर लाद कर ले जाया जाता रहा और अब भी काफ़ी दिक्कतें रहती हैं। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। और आगे कृष्णनाथ जी कहते हैं कि यहाँ पर अगर टूरिज़्म अधिक हो जाए और जो यंगस्टर्स है, जो युवा पर्यटक है, जो यंग टूरिस्ट है, वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आए तो यहाँ की कुछ स्थिति बदल सकती है। ऑब्वियस है, यहाँ ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगा और ज़्यादा इधर इन्वेस्टमेंट होगी, तो यहाँ पे सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहाँ बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। यानी यहाँ एक कहावत के तौर पे कहा गया है कि जिस प्रकार एक रेगिस्तान होता है, तपता रेगिस्तान, चारों तरफ रेत ही रेत नज़र आती है, उसी प्रकार ठंडा रेगिस्तान क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आती है। तो इस ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उन पर्यटकों का आना वहाँ बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। बूंदों भरा यानी अगर वहाँ बूंदे कुछ गिर जाए, यानी बारिश हो जाए, कुछ वर्षा हो जाए, तो वो एक सुखद संयोग हो सकता है। लेखक बताता है कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील स्पीति है और वो जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति है, उसके जिले यानी जो लाहौल स्पीति है, उसका जिला जो है स्पीति पड़ता है। ऊंचे दर्रों व कठिन रास्तों के कारण इतिहास में इसका नाम कम ही रहा है। ऑब्वियस है, जहाँ पहुँचना बहुत कठिन हो, जहाँ जाना बहुत कठिन हो, जहाँ की रिसर्च कम हुई हो, वहाँ लोग कम जाएंगे, तो इस वजह से इसको हिस्ट्री में कम ही इसका नाम आया है। क्योंकि हिस्ट्री में ज़्यादातर उन जगहों का नाम आता है जहाँ का नेचर बहुत है या लोग वहाँ ज़्यादा जाते हैं या वहाँ के लोगों ने ऐसा कोई काम किया हो, तो इसी वजह से यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं है और इतिहास में इसका नाम बहुत ही कम है। आजकल संचार के आधुनिक साधनों में वायरलेस के जरिए ही केलक व काजा के बीच संबंध रहता है और यहाँ पे जो कंटेक्टिबिलिटी है वो वायरलेस के ही थ्रू
हो पाती है। केलक के बादशाह को हमेशा बगावत का डर रहता है और बताया जा रहा है जो केलक के बादशाह है उसको हमेशा डर रहता है कि कोई उसके क्षेत्र में आके आक्रमण ना कर दे। यह क्षेत्र प्राय स्वायत्त रहा है चाहे कोई भी राजा रहा हो। और यहाँ इस क्षेत्र की विशेषता बताई जा रही है कि ये जो क्षेत्र है ये हमेशा स्वायत्त ही रहा है चाहे राजा कोई भी रहा हो। इसका कारण है यहाँ का भूगोल और यहाँ का जो बनावट है उसकी वजह से। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो लोग वहाँ रहते हैं उनको तो चलो उन जगहों की आदत होती है, पर हम जैसे लोग अगर वहाँ जाके रहने लगे और वहाँ जाके अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करे तो वो बंदा वहाँ एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से वहाँ पे ऐसा कोई डर नहीं है कि कोई और आकर यहाँ पर अपना आधिपत्य जमा ले। भूगोल ही इसकी रक्षा तथा संहार करता है और जो भूगोल है वहाँ की जो बनावट है वही इस जगह की रक्षा भी करता है, क्योंकि लोगों को यहाँ पहुँचने में कठिनाई अनुभव होती है तो इस वजह से ये उसका संरक्षण करता है। लेकिन यहाँ पे बहुत कठिन और दुर्गम रास्तों की वजह से जो प्रकृति है इसको नष्ट भी करती रहती है। पहले राजा का हरकारा आता था तो उसके आने तक अल्प वसंत बीत जाता था। अब यहाँ बात की जा रही है पहले राजा का हरकारा। हरकारा यानी पहले राजा की जो सेना यहाँ पर अगर आक्रमण करने आती भी थी तो वसंत बीत जाता था, क्योंकि पहले के टाइम में तो गाड़ियाँ वगैरह होती थी और अब भी गाड़ियाँ होती, लेकिन पहाड़ों पर गाड़ियाँ और रोड बनाना बड़ा ही मुश्किल है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर पहले कोई यहाँ आक्रमण करने आता भी था या कोई आता भी था, कोई सेना या कोई आता भी था यहाँ पर, तो उसी में 3 महीने बीत जाते थे। वसंत यानी हर जो मौसम होता है वो 3 महीने का होता है, तो यहाँ पर आधा मौसम यानी पूरा एक मौसम बीत जाता था। इतना समय यहाँ पहुँचने में लगता था। जोरावर सिंह हमले के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए थे। उनके यहाँ के घरों और विहारों को लूटा। स्पीति में जनसंख्या लाहुल से भी कम है। अब यहाँ बात की जा रही है जो स्पीति है वो लाहुल का ज़िला है और जो स्पीति है उसमें और भी कम पॉपुलेशन है। देखिए छात्रों, पाठ बहुत ईजी है, सिर्फ वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति और वहाँ की जनसंख्या, वहाँ की जगह के और वहाँ के प्राकृतिक दर्रों के बारे में यहाँ बात की जा रही है, तो बहुत मुश्किल पाठ नहीं है। मैं यही कहूँगी इसमें जो मेन नाम आ रहे हैं लाहुल स्पीति, स्पीति जिला क्या है, इन चीज़ों को आपको याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि यात्रा वृत्तांत में यही चीज़ें होती है जहाँ पे इस जगहों का जिक्र किया जाता है और वो जगह किस वजह से फेमस है, किस वजह से क्या वो चीज़ प्रसिद्ध है। तो ये आप ही याद कर सकते हैं, ठीक है। मेरा काम है सिर्फ समझाना। आगे बढ़ते हैं। स्पीति में जनसंख्या लाहुल से भी कम है। 1901 में यहाँ 3,231 लोग थे, अब यहाँ 34,000 लोग हैं। लाहुल स्पीति का क्षेत्रफल 12210 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ जनसंख्या प्रति वर्ग मील बहुत कम है, यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत कम है। भारत को यहाँ का प्रशासन ब्रिटिश राज से मिला। अंग्रेजों ने 1846 में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह से यहाँ का प्रशासन लिया था, ठीक है। नॉर्मल सी स्टोरी चल रही है। तो जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने यहाँ के राजा उस समय 1846 में राजा गुलाब सिंह रहे थे और उनसे उन्होंने इसका प्रशासन लिया ताकि वे पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में जा सके। ऊन वाले जहाँ पर ऊन उगती है, जहाँ पे लोगों को काम है, रोज़गार है। लद्दाख मंडल के समय यहाँ का शासन स्थानीय राजा नोनी द्वारा चलाया जाता था, ठीक है। अभी तक यहाँ की हिस्ट्री की बात हो रही है और हिस्ट्री में ऐसा कुछ खास इधर है नहीं, तो इस वजह से इतना ज़्यादा आपको हिस्ट्री में आपने देखा होगा, कभी यहाँ के बारे में पढ़ा भी हो। अंग्रेज़ी काल में कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से नोनो काम करता था। स्थानीय लोग इसे अपना राजा मानते थे। 1873 में स्पीति में रेगुलेशन में लाहुल व स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। क्लियर है अभी तक? यहाँ पर अन्य कानून लागू नहीं होते थे, यहाँ पे किसी तरह का कोई अलग कानून नहीं बनता था। यहाँ के नोनों को माल गुजारी इकट्ठा करने तथा छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करने का अधिकार गया था। यानी जो वहाँ के राजा थे नोनो, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, तो ये तो नहीं था कि अलग अलग पोस्ट पे लोगों को यहाँ पर हायर किया जाए, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन ही नहीं है। तो जो राजा था वहाँ का, जिसको रखा गया था, वो ही सारी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी वही अपने लेवल पे सॉल्व कर लिया जाता था। और अगर उससे ऊपर के कोई मामले उसको मिलते थे जो उसके बस की नहीं है या उससे सॉर्ट आउट नहीं हो रहे, जो उसके लेवल के नहीं है, वो कमिश्नर के पास यानी उससे सीनियर के पास भेज दिए जाते थे। 1960 में इस क्षेत्र को पंजाब राज्य में तथा 1966 में हिमाचल प्रदेश बनने के बाद राज्य के उत्तरी फोर का जिला बनाया गया।
आगे हम पाठ में बढ़ते हैं कि स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांक उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के भी स्थित है। यहाँ चारों तरफ पहाड़ है, यानी एक ऐसा क्षेत्र जहाँ बीच में जो है लोग रहते हैं और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, वो भी ठंडे पहाड़ हिमालय के बीच में। इसकी मुख्य घाटी स्पीति नदी बड़े घाटी है। स्पीति नदी तिब्बत की तरफ से आती है तथा किल्लोर जिले से बहती हुई सतलुज में मिलती है। और यहाँ बात की जा रही है जो स्पीति नदी है वो तिब्बत की तरफ से आती है और किल्लोर जिले में बहती हुई सतलुज में मिल जाती है। मैकपारा नदी पिन की घाटी के बारे में मान भाई से सुना है। मान भाई यानी जो उनके गाइड रह चुके हैं कृष्णनाथ जी बता रहे हैं कि मैकपारा नदी और पिन की घाटी के बारे में मान भाई से सुना है। नदी के बारे में सब जानते हैं, तो नदी का नाम है मैकपारा और घाटी जो है पहाड़ों से नीचे का जो हिस्सा होता है। यह क्षेत्र अत्यंत बीहड़ और वीरान है। और बात की जा रही है जो कृष्णनाथ जी है वो बता रहे हैं कि ये क्षेत्र अत्यंत ही बीहड़ और वीरान है, यहाँ के लोग रहते कैसे। और आगे स्पीति के बारे में बताने पर यह सवाल लोग लेखक से पूछते हैं। और जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं स्पीति के बारे में बताने पर जो आम लोग हैं, यानी कि जब कृष्णनाथ जी ने अपनी यात्रा वृत्तांत में इस जिले के बारे में जिक्र किया तो उनकी जान पहचान के लोगों ने कृष्णनाथ जी ने से पूछा कि ये लोग यहाँ पर रहते कैसे हैं। ये क्षेत्र 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं, यानी ऑब्वियस है जब साल में 12 महीने होते हैं और 8-9 महीने जो स्पीति है वो दुनिया से बिल्कुल बॉयकॉट हो जाता है, बिल्कुल ही कट जाता है। वह एक फसल बिल्कुल कट जाता है। वे एक फसल उगाते हैं तथा लकड़ी व रोजगार भी नहीं है। और उस समय उस 8-9 महीने वो एक ही तरह की फसल उगाते हैं और लकड़ी व रोजगार भी, और उस समय वहाँ पर आग जलाने के लिए लकड़ी भी उपलब्ध नहीं होती और किसी तरह का कोई काम भी नहीं होता। फिर भी यहाँ लोग रह रहे हैं, यानी जो लोग हैं उनको ऐसी यहाँ की आदत पड़ चुकी है, वो इस जगह को छोड़कर या तो नहीं जा पा रहे, उनकी मजबूरी है, या वो जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि वे यहाँ रहते आए हैं। और ये तर्क से परे की चीज़ है, क्योंकि अगर उनसे पूछा भी जाता है कि आप लोग इस जगह से जाते क्यों नहीं हैं, आप यहाँ क्यों रह रहे हो, यहाँ रहना इतना मुश्किल है, या जीवन यापन करना कितना कठिन है, तो वो लोग कह रहे हैं क्योंकि हम यहाँ रहते आए हैं। और इस तर्क का किसी के पास कोई उत्तर नहीं है। स्पीति के पहाड़ लाहुल से अधिक ऊंचे, भव्य व नंगे हैं। आगे स्पीति के बारे में बात की जा रही है। जो स्पीति के खुद के पहाड़ हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचे, बहुत ही ज़्यादा बड़े और बहुत ज़्यादा नंगे। नंगे यानी उनके ऊपर पेड़ वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली निर्जीव पहाड़ है। यहाँ हिम का आर्द्रनाथ है, ठिठुरन है और व्यथा है। स्पीति के बारे में बात की जा रही है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है चारों तरफ, यहाँ ठंड है और व्यथा है, यानी परेशानियाँ हैं। स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है, यह हिमालय का तलुआ है। तलुआ अर्थात ये हिमालय पर्वत के बिल्कुल नीचे, एक तरीके से पैर जिसे हमारे बॉडी होती है ऊपर से नीचे तक, तो ये पैरों के बिल्कुल पैरों में आता ही हिमालय का तलुआ है। लाहुल समुद्र की सतह से 10535 फीट ऊंचा है, तो स्पीति 12986 फीट ऊंचा है। स्पीति घाटी को घेरने वाली पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई 16221 से 16500 फीट है। इन्हें वाराल्चा श्रेणियाँ कहते हैं। दक्षिण की पर्वत श्रेणियाँ को माने श्रेणियाँ कहते हैं। और आगे बात की जा रही है जो इसकी दक्षिण की श्रेणियाँ आप लोग समझते हैं कि सिर्फ कोई एक पर्वत नहीं, पर्वतों की श्रृंखला आ गई है, बहुत सारे पर्वत कॉन्टिन्यूशन में है, 1 2 3 4, तो उनको काउंट करना इम्पॉसिबल है, तो उनको श्रेणियों में नाम रख दिया जाता है। तो दक्षिण की जो पर्वत श्रेणियाँ स्पीति की, उनको माने श्रेणियाँ कहा जाता है। शायद बांध दी के माने मंत्री के नाम पर इसका नामकरण किया हो, इसे संक्षेप में माने कहते हैं। यानी होता है ना कई जगहों के नाम प्रसिद्ध लोगों के नाम पे रख दिए जाते हैं, तो इसी प्रकार यहाँ पर बांधगी नाम के मंत्री रह चुके थे और उनके नाम पर शायद इसका नाम जो है माने रखा गया होगा। स्पीति के पार बाह्य हिमालय दिखता है और स्पीति को क्रॉस करते ही बाहरी हिमालय दिखना शुरू हो जाता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। लेखक चोटियों से होड़ लगाने के पक्ष में नहीं है। होड़ लगाने के पक्ष में क्यों नहीं है? क्योंकि वो चोटी इतनी ऊंची है तो लेखक का उनको पार पाना अत्यंत ही
मुश्किल है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है और जाहिर सी बात है कि इतनी ऊंची चोटियों से जो अगर कोई होड़ लगाएगा तो मृत्यु को प्राप्त ज़रूर होगा। और आगे लेखक कहता है कि यहाँ के जो स्त्री युवक हैं, जो मर्द और औरतें हैं, वो इनका मान मर्यादा करते हैं, इनको रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो इन पर्वत श्रेणियों के बीच में रहते हैं। लेखक चाहता है कि देश दुनिया के मैदानों व पहाड़ों से युवक युवतियाँ आकर अपने अहंकार को गलाकर फिर चोटियों के अहंकार को चूर करे। यानी लेखक चाहता है यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आए, देश दुनिया से जो लोग हैं वो आए, प्रकृति को एंजॉय करे, और जो अपनी ही लाइफ में बिजी हो गए, अपने ही घमंड में चूर हो गए हैं, वो इधर आकर अपने अहंकार को टूटते हुए देखे। माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई, युवक युवतियाँ यहाँ आकर किलोल करे तो यहाँ आनंद का प्रसार हो। यानी एक तरीके से जो कृष्णनाथ जी वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सदैव है, जो लामा है, लामा आप लोग जानते ही होंगे, जो बौद्ध धर्म से संबंधित लोग होते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में पंडित होते हैं, मौलवियों में, मुस्लिमों में मौलवी होते हैं और क्रिश्चियंस में पादरी होते हैं, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में जो पूजा करने वाले होते हैं उनको लामा कहा जाता है। तो इस तरीके से वहाँ पे चोटियों पे सदैव उन लामाओं का ही मंत्र उच्चारण और उनकी पूजा पाठ चलती रहती है। तो इसी वजह से वो कह रहे हैं कि इन बूढ़े लामाओं की सदैव तप करने से जो यहाँ के पहाड़ है, जो चोटियाँ हैं, वो उदास हो गई हैं और युवक युवतियों को यहाँ पर आकर अपना किल्लोल करना चाहिए। यानी जो न्यू जनरेशन है, जो आज की पीढ़ी, युवा पीढ़ी है, उनको यहाँ आकर अपने एंजॉय को फैलाना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों की जो बोरिंग लाइफ है वो कुछ कम हो और उनकी लाइफ में भी एक मनोरंजन उत्पन्न हो। पूजा पाठ का यहाँ वो नहीं किया जा रहा खंडन की वो पूजा पाठ करते हैं, लेकिन सदैव ही एक चीज़ होते रहना, लाइफ में कुछ और ना होना, तो ये भी बहुत ज़्यादा बोरिंग चीज़ हो जाती है। स्पीति में 2 ही ऋतुएं होती हैं और आगे जो लेखक है वो बता रहे हैं सिर्फ यहाँ 2 ऋतु होती हैं। जैसे हमारे यहाँ 4 ऋतु होती है, लेकिन स्पीति में सिर्फ 2 ऋतुएं होती हैं। जून से सितंबर तक अल्पकालिक वसंत ऋतु तथा शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। यानी जून से सितंबर तक यहाँ पर वसंत ऋतु रहती है, यानी सिर्फ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने, और उसके बाद जो बाकी के 9 महीने बचते हैं वहाँ पर ठंड ही ठंड रहती है। वसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वसंत में दिन गर्म तथा रात ठंडी होती है। यानी जब वसंत का महीना होता है जून से सितंबर तक, तो उसमें दिन तो गर्म होते हैं लेकिन रातें ठंडी होती हैं। और शीत ऋतु की ठंड की कल्पना ही की जा सकती है। और ऑब्वियस है जब रातें ही उस समय में इतनी ठंडी होती है तो सर्दियों के मौसम में तो और भी ज़्यादा ठंड होती होगी। यहाँ वसंत का समय लाहुल से कम होता है, यानी जो लाहुल है उसमें वसंत का जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन स्पीति में कम होता है। इस ऋतु में यहाँ फूल, हरियाली आदि नहीं आते। यानी वसंत ऋतु अगर मौसम चल रहा है तो यहाँ पर इस ऋतु में यहाँ फूल और हरियाली नहीं आते हैं। दिसंबर से मई तक बर्फ रहती है, नदी नाले जम जाते हैं, तेज़ हवाएं मुंह, हाथ व अन्य खुले अंगों पर शूल की तरह छुपती है। यानी इतनी ज़्यादा ठंड होती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ मानसून की पहुँच नहीं है, यानी मानसून वर्षा की पहुँच नहीं है। यानी सदैव यहाँ ठंड रहती है। वसंत भी जो होता है सिर्फ मात्र 3 महीने का होता है और उसमें भी जो रातें होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो यहाँ मानसून की यानी बारिश बहुत कम, मतलब ना के बराबर ही होती है। यहाँ बरखा बहार नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार ग्रंथ में से वर्षा ऋतु का वर्णन हटाना होगा। जैसे कि आपने कालिदास जी का एक ऋतु संहार ग्रंथ भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें उन्होंने वर्षा के बारे में, उसकी मादकता के बारे में, उसकी वजह से जो खुशियाँ लोगों में लहर उत्पन्न होती है और जिस तरीके से उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है, तो उसको यहाँ से हटाना होगा क्योंकि यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि उन्होंने बारिश को कभी महसूस ही नहीं किया है, तो वो उसके अर्थ को, मेघदूत को वो अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। मेघदूत के बारे में आप जानते ही होंगे, मेघदूत के बारे में आपने सुना ही होगा, नहीं सुना है तो प्लीज़ आप उसको सर्च कीजिए और उसके बारे में जानिए। उसका वर्षा वर्णन लाहुल स्पीति के लोगों की समझ के परे है। ऑब्वियस है, जब जिन लोगों ने जिस चीज़ की एक्सप्लेनेशन ही नहीं सुनी, जिस चीज़ को कभी महसूस ही नहीं किया, तो उसका विवरण को उसको कभी समझ ही नहीं सकते।
वह नहीं जानते कि बरसात में नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं और मस्त हाथी चिंघाड़ते हैं, जो सब कुछ मेघदूत में वर्णित है। जंगलों में हरियाली छा जाती है और वियोगिनी स्त्रियां तड़पती है। जैसा कि हम ज़्यादातर रचनाओं में पढ़ते भी हैं, जब वर्षा होती है तो हर वियोगिनी स्त्रियां जो हैं, जिनके हस्बैंड नहीं हैं, वो तड़पती हैं, हरियाली छा जाती है। तो स्पीति में जब बारिश ही नहीं होती तो ये सब चीज़ें उन लोगों ने कभी अनुभव ही नहीं की है। यहाँ के लोगों ने कभी पर्याप्त वर्षा नहीं देखी, धरती सूखी, ठंडे व बंध्या रहती। और यहाँ की जो धरती है वो सदैव सूखी, ठंडी और बेजान रहती है। स्पीति में एक ही फसल होती है जिनमें जौ, गेहूँ, मटर व सरसों प्रमुख हैं। अब ये याद रखिएगा, मैंने आपको दोबारा बताया, यात्रा वृत्तांत का मतलब है जहाँ की यात्रा कर रहे हैं उस जगह के लोग, उस जगह की परिस्थिति, उस जगह की भौगोलिक परिस्थिति, उस जगह का क्या खान पान, वस्त्र, आभूषण, क्या पहचान, विशेषता, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझनी चाहिए। इनमें भी जौ मुख्य है। सिंचाई के साधन पहाड़ों से बहने वाले झरने हैं, यानी यहाँ वर्षा के थ्रू जो सिंचाई नहीं होती, जो झरने बह रहे हैं उनसे यहाँ पे सिंचाई का काम होता है। स्पीति नदी का पानी काम में नहीं आता, और जो स्पीति नदी है उसका पानी काम में नहीं आता। स्पीति की भूमि पर खेती की जा सकती है बशर्ते वहाँ पानी पहुँचाया जा सके। यानी जो स्पीति की नदी है उससे सिंचाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन वो जो ज़मीन है वो काफ़ी उपजाऊ है और वहाँ पे खेती की जा सकती है, लेकिन वहाँ पानी पहुँचाना मुश्किल है, क्योंकि स्पीति की नदी का तो पानी नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, तो दूर से पानी के अरेंजमेंट्स करने होंगे और बारिश भी वहाँ नहीं होती है। यहाँ फल, पेड़ आदि नहीं होते। भूगोल के कारण स्पीति नंगी व वीरान है। जैसा कि हम पहले जान ही चुके हैं, स्पीति जो है बिल्कुल वीरान है, नग्न है। वर्षा यहाँ एक घटना है, यानी जिस तरीके से बहुत चीज़ें ऐसी होती है जिनको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता है, या कोई ऐसी इंसिडेंट जिससे आप खुश होते हैं या कोई इंसिडेंट होता है, उसी तरीके से यहाँ वर्षा की बात की जा रही है कि जो वर्षा है यहाँ पर एक घटना, एक इंसिडेंट है। अब यहाँ पर जो लेखक है घटना का जिक्र करता है और वो कहता है कि वह काजा के डाक बंगले में सो रहा था, यानी वो कहीं पे सो रहा था। तो आधी रात के समय उन्हें लगा कि कोई जो है खिड़की पर दरवाज़ा खटखटा रहा है। उसने खिड़की खोली तो हवा का एक तेज झोंका मुंह व हाथ को छीलने से लगा। यानी जब वो सो रहा था तो ऐसे लग रहा था कोई दरवाजे पर, खिड़की पे ज़ोर ज़ोर से बैंग बैंग नॉक नॉक कर रहा है, और जब उसने खोला तो उसको दिखा कि तेज़ हवा का एक झोंका आया और मुंह और हाथ को छीलने लगा। छीलने क्यों लगा? क्योंकि बहुत तेज़ ठंडी हवाएं चलने लगी और बहुत तेज़ वर्षा होने लगी। तो ये एक इंसिडेंट है, ठीक है, क्योंकि वहाँ बारिश होना बहुत असामान्य सी बात है। उसने पल्ला बंद किया तथा आड़ में देखा कि बारिश हो रही है। बर्फ़ की बारिश हो रही थी। सुबह उठने पर पता चला कि लोग उनकी यात्रा को शुभ बता रहे थे। यहाँ बहुत दिनों बाद बारिश हुई और जो लोग थे वो जो कृष्णनाथ जी थे उनकी यात्रा को बहुत ही ज़्यादा लकी मान रहे थे, क्योंकि वहाँ पर बारिश होने, जैसे कि मैंने बताया, इंसिडेंट एक घटना है, और उनके आने से उनके क्षेत्र में जो है बारिश हुई है और वो इनकी यात्रा को काफ़ी शुभ मान रहे थे। तो इस तरीके से पाठ में स्पीति का ही वर्णन है, कोई घुमा फिरा के किसी तरह की कोई बात नहीं की गई है। पाठ बहुत आसान है, आशा कर रही हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो अब आइए बिना किसी देरी के हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की चर्चा कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता क्यों? तो स्पीति की जो भौगोलिक स्थिति है वो विचित्र है, अलग है। यहाँ आवागमन के जो साधन हैं नहीं हैं। यह पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। साल में 8-9 महीने बर्फ़ रहती है तथा यह क्षेत्र शेष संसार से कटा रहता है। इन दुर्गम रास्तों को लांघने का साहस किसी राजा या शासक ने नहीं किया। यहाँ की आबादी बेहद कम है तथा जनसंचार के साधन का अभाव है। मानवीय गतिविधियों के कारण यहाँ इतिहास नहीं बना। इसका जिक्र सिर्फ राज्यों के साथ जुड़े रहने पर ही आता है। यह क्षेत्र प्राय स्वायत्त ही है, यानी स्वतंत्र है, इसकी अपनी एक सत्ता है, तो इसी वजह से इतिहास में इसका नाम नहीं है। और ये सारे रीजंस हम यहाँ देख चुके हैं और पाठ में भी पढ़ चुके हैं। प्रश्न 2 है, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? तो जो स्पीति के लोग हैं वो जीवन यापन के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हैं। जैसे लंबी शीत ऋतु होने के कारण ये लोग जो है दुनिया से कटे रहते हैं। यहाँ जलाने के लिए लकड़ी नहीं होती, इसलिए ठंड से ठिठुरते हैं। साल में सिर्फ एक फसल होती है, गेहूँ, जौ, मटर व सरसों के अलावा अन्य फसल नहीं हो सकती। किसी प्रकार का फल व सब्जी उत्पन्न नहीं होती। रोजगार के साधन नहीं हैं। जमीन उपजाऊ है परंतु सिंचाई के साधन अविकसित है। अत्यधिक सर्दी के कारण लोग घरों में ही रहते हैं।
प्रश्न 3 है, लेखक माने श्रेणी का नाम बोधों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? जैसे कि हमने देखा कि वहाँ के मंत्री का नाम जो था माने था, ठीक है, बांधी माने, तो उसकी वजह से यहाँ पे बात की जा रही है कि उसके नाम की वजह से उसका नाम माने रखा गया होगा। तो लेखक इसके पक्ष में इसलिए है क्योंकि बौद्ध धर्म में माने मंत्र की बहुत ज़्यादा महिमा है, ठीक है। ओम मणि पदे हुम इनका बीज मंत्र है, यानी इनका उत्पत्ति मंत्र है। इसी मंत्र को संक्षेप में माने कहते हैं और इसी मंत्र को जो है शॉर्ट में माने कहा जाता है। तो लेखक का मानना है कि जब मंत्र का इतना ज़्यादा अधिक यहाँ जाप हुआ है कि पर्वत श्रेणियों को इनाम आसानी से दिया जा सकता है और हो सकता है कि स्पीति के दक्षिण की पर्वत श्रेणी का नाम जो माने नाम है इसी कारण पड़ा हो, ठीक है। ये लेखक का अंदाजा है। प्रश्न 4 है, ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? तो लेखक की मान्यता है कि माने की चोटियों पर बूढ़े लामाओं ने इतने जाप किए हैं कि उनके बुढ़ापे और जाप से ये पहाड़ियाँ उदास हो गई है। अतः कवि युवा वर्ग से आग्रह करता है कि वह यहाँ आकर किलोल करे तो ये पहाड़ियाँ हर्षित हो। अभी तो इन पर स्पीति का आर्तनाद जमा हुआ है जो युवा अट्टहास की गर्मी से कुछ तो पी लेगा। लेखक की ओर से यह एक युवा निमंत्रण है। अगला प्रश्न है, वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? लेखक बताता है कि स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है, इस कारण वर्षा ऋतु मन की साध पूरी नहीं करती। वर्षा के बिना यहाँ की धरती सूखी, ठंडी व बंजर होती है। जब कभी यहाँ वर्षा हो जाती है तो लोग इसे अपना सुखद सौभाग्य मानते हैं। वर्षा के दिन को वह सुख का संकेत मानते हैं। लेखक के आने के बाद यहाँ वर्षा हुई है। लोगों ने उसे बताया है कि वर्षा होने के कारण आपकी यात्रा सुखद होगी और उन्होंने उसको लकी माना है। प्रश्न 6 है, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? तो यहाँ के दर्रे जो है बहुत ऊंचे और दुर्गम हैं। यहाँ सब्जी व फसल जो है फल नहीं उत्पन्न नहीं होते हैं। यहाँ वर्ष में एक बार ही फसल होती है, ठीक है। साल में 9 महीने बर्फ जमी रहने के कारण क्षेत्र संसार से कट जाता है। यहाँ के पहाड़ों की ऊंचाई 13,000 से 21,000 फीट तक की है और ये अत्यंत दुर्गम स्थान है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है, जैसे कि लिखा है स्पीति में बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया गया। आप अपने यहाँ होने वाली बारिश का वर्णन कीजिए। तो एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है। वैसे तो मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको PDF में भी अवेलेबल कर दिए आंसर, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। प्लस आप खुद से इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इस तरीके से पार्ट और इसके प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपको ये पार्ट बहुत आसानी से समझ आया होगा। उसके बाद भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।